एक यंग एलिगेंट अनआइडेंटिफाइड लड़की की बॉडी मिलती है एक 5 स्टार होटल के रूम से। कहीं पे उसकी फैमिली तो होगी जिनको पता होना चाहिए उनकी लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था। वो लड़की ओस्लो क्यों आई थी, कैसे होटल रूम में उसके सिर पे गोली लगी, क्यों आज 25 साल बाद भी डीएनए की मदद से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्यों आज भी नहीं पता चल पाया कैसे उसकी मौत हुई थी। बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। 31 मई 1995 वेडनेसडे इवनिंग को जेनिफर फेयरगेट प्लाजा होटल में चेक इन करती है। वो ओस्लो का वन ऑफ द टॉप लग्जरी होटल था। 3 दिन वो वहाँ रुकी थी। 3 दिन बाद कैसियर ने अचानक रियलाइज किया कि उस लड़की ने अपना क्रेडिट कार्ड नहीं दिया। वो रूम काफी एक्सपेंसिव थे। उसके रूम के बाहर डोंट डिस्टर्ब साइन लगा के रखी थी उसने पिछले 2 दिनों से। सिक्योरिटी गार्ड ने लिफ्ट से 28th फ्लोर पे गए और रूम की डोर पे नॉक किया। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ी देर इंतजार किया रूम के बाहर और फिर उसने ग्राउंड फ्लोर पे जाके सिक्योरिटी हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म किया। 15 मिनट बाद सिक्योरिटी चीफ आके दरवाजे पे नॉक किया। किसी को नहीं पता उस 15 मिनट टाइम के बीच कोई उस रूम से निकला था या नहीं। सिक्योरिटी चीफ ने जब नॉक किया तब कोई जवाब नहीं आया और वो रूम अंदर से डबल लॉक्ड था। सिर्फ सिक्योरिटी के पास ही चाबी होती है डबल लॉक रूम को खोलने की। दरवाजा खोला गया। उन लोगों ने देखा एक लड़की बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी। रूम में एक अजीब सी कुछ जलने की स्मेल। पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस आके देखा वो लड़की बिस्तर के ऊपर मरी हुई थी। उसके हाथ में एक गन, सिर में गोली के निशान। रूम अंदर से डबल लॉक्ड था, मतलब वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। उस रूम में किसी और की मौजूदगी की कोई सबूत नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। रूम को देख के लग रहा था कि वो लड़की वहाँ अकेली रह रही थी। रूम के कीज को कब कब यूज किया गया है वो रिकॉर्ड पुलिस ने चेक किया। उसके मौत के टाइम कोई एंट्री नहीं थी। पुलिस के थ्योरी के अनुसार वो पूरा टाइम अकेली थी रूम में, अपनी मौत के लिए प्रिपरेशन ले रही थी शायद। पुलिस ने एक डॉक्यूमेंट में ऐसा मेंशन किया था कि 99.9% श्योर इट्स अ सुसाइड। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने जब रूम की जांच की तब उस लड़की की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। नो क्रेडिट कार्ड, नो ड्राइवर्स लाइसेंस, नो वॉलेट, नो कार कीज, नो होम डोर कीज। ये सब सामान लोग अपने पास ही रखते हैं। कोई टूथब्रश, हेयर ब्रश, कॉस्मेटिक्स नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं, पासपोर्ट नहीं। विदाउट पासपोर्ट वो नॉर्वे में कैसे आई? उसके कपड़ों को जब चेक किया गया वहाँ भी कुछ अजीब था। उसके कपड़ों से सारे लेबल्स निकाल दिए गए थे, स्वेटर, कोट और भी बहुत सारे कपड़े अपर बॉडी के, लेकिन इंटरेस्टिंगली लोअर बॉडी के लिए कुछ नहीं। और भी चीज बहुत स्ट्रेंज थी। उसको रूम दिया गया था विदाउट आईडी। उसने क्रेडिट कार्ड नहीं दिया। उसने एडवांस पे भी नहीं किया था। वो एक 5 स्टार होटल था। वहाँ के गेस्ट मोस्टली सेलिब्रिटीज होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी भी स्ट्रिक्ट थी। लेकिन उसने अपना पासपोर्ट भी नहीं दिखाया। उसको ऐसे ही रूम दिया गया। होटल के सारे रूल्स जैसे तोड़े गए। उसके आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था जो उसने रजिस्ट्रेशन कार्ड में दिया था। उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर और उसका घर का एड्रेस। उसने बेल्जियन स्ट्रीट का एड्रेस दिया था। बेल्जियन पुलिस को इन्फॉर्म किया गया ताकि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दे। तभी उन्हें पता चला कि कोई फैमिली है ही नहीं इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये लड़की तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। गलत नाम डाल के उसने होटल में चेक इन किया था। फिंगरप्रिंट्स उठाया गया उसके रूम से। उस रूम में सिर्फ उस लड़की की ही फिंगरप्रिंट्स थी। इंटरपोल डेटा के साथ मैच किया गया लेकिन कोई मैच नहीं मिली। पुलिस के लिए वो अननोन रिकॉर्ड थी। अब पुलिस को लगने लगा क्या ये सुसाइड है या कुछ और। होटल में आने से 2-3 दिन पहले उसने कॉल की थी और बताई थी कि वो लोइस फेयरगेट के साथ आ रही है। रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी वो नाम था। डेस्क ऑपरेटर ने बताई कि उस लड़की के पास एक आदमी भी खड़ा था। उसके बाद वो गायब हो गया। होटल में टाइट सिक्योरिटी और चारों तरफ कैमरा है। पुलिस डॉक्यूमेंट्स में उस कैमरे के रिकॉर्डिंग्स के बारे में कोई जिक्र नहीं। शायद पुलिस ने कभी वो रिकॉर्डिंग्स चेक ही नहीं किया। लोइस फेयरगेट्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बेल्जियन इंटरपोल से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये भी पता नहीं चला लोइस नाम का कोई है भी या नहीं। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि किस पे विश्वास करे। पूरी कहानी इतनी वियर्ड थी। बहुत सारे सवाल और उनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे। सबसे बड़ा सवाल था उसका आइडेंटिटी। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट चेक किया गया लेकिन उसके किसी फैमिली मेंबर ने मिसिंग कंप्लेंट किया ही नहीं था। कौन थी वो? अगले कुछ हफ्ते तक मर्डर इन्वेस्टिगेशन किया गया। कोई नया इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आया।
फिर पुलिस ने अपना पहला थ्योरी पे वापस गए कि ये सिर्फ एक सुसाइड है। वो लड़की शायद डिप्रेस थी या कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम जिसके कारण वो अकेली मरना चाहती थी और कोई उसे ढूंढ भी ना पाए। 1996 में ये केस क्लोज हो गया और उसकी बॉडी को दफनाया गया था। जेनिफर फेयरगेट के कब्र पर कोई हेडस्टोन नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं वो कौन थी। उसका असली नाम कुछ भी हो, उसके फैमिली को पता होना चाहिए कि उसके साथ रूम 2805 में क्या हुआ था। उसने होटल रजिस्ट्रेशन में लिखी थी कि वो वर्लेन बेल्जियम की रहने वाली थी, एक छोटा सा टाउन जो रियल में है। इस टाउन का नाम उसने क्यों लिखा था, उसका कुछ तो कनेक्शन होगा यहाँ से। वर्लेन में वहाँ की लोगों को इस लड़की की फोटो दिखाया गया, लेकिन किसी ने उस लड़की को कभी नहीं देखा। जेनिफर ने जो एड्रेस लिखी थी उसके हाउस नंबर था 148, लेकिन उस स्ट्रीट में लास्ट हाउस का नंबर था 98। इसका मतलब उसने जानबूझ के गलत एड्रेस दिया था। वो वर्लेन से नहीं थी, नहीं तो कोई ना कोई उसे पहचान लेता। ये एक छोटा सा टाउन है, कुछ तो कनेक्शन था उस लड़की की इस जगह के साथ, लेकिन कैसा कनेक्शन वो पता नहीं। उसे इस एरिया के बारे में पता थी। उसने जो स्ट्रीट एड्रेस दिया था वो सही था, जो फोन नंबर दिया था वो भी उसी एरिया का ही था। उसने सक्सेसफुली अपना आइडेंटिटी छुपाई थी। उसके स्केचेस बनाए गए, उसकी स्केचेस को अलग अलग कंट्रीज में भेजा गया। कोई तो होगा, उसका दोस्त, कॉलीग्स, लवर्स, बॉयफ्रेंड्स, किसी को तो उसके बारे में पता है। उसकी मौत से पहले उसने नहाई थी, एक ब्लैक ड्रेस और हाई हील पहनी। ऐसा लग रहा था वो कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। 9 मिलीमीटर सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल का यूज हुआ था, जो एक पावरफुल वेपन है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात, उसकी ब्रीफकेस में 25 बुलेट्स था और कुछ नहीं। इतने सारे बुलेट्स की क्या जरूरत है खुद को मारने के लिए? एक गोली ही काफी है ना। वो शॉर्ट हाइट की थी। उसकी डेड बॉडी जब मिली वो गन उसके हाथ में ही थी। अजीब तरह से उसने उस पिस्तौल को पकड़ी थी। उसकी थंब थी ट्रिगर के ऊपर। ऐसा अजीब ग्रिप इतनी पावरफुल गन पे, दैट्स स्ट्रेंज। इतनी पावरफुल गन की अगर थंब से ट्रिगर दबाया होगा तो वो गन उसके हाथ से गिर जाना चाहिए था। इसका मतलब कोई और भी था उस रूम में। अगर ये सुसाइड केस है तो उसकी हाथों पे ब्लड स्पॉट्स क्यों नहीं है? ऐसा कोई सुसाइड केस नहीं है जहाँ गन से सुसाइड किया गया और उस हाथ पे ब्लड स्पॉट नहीं था। दीवार और सीलिंग पे ब्लड स्पॉट्स था, लेकिन हाथों पे नहीं। इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? ये बहुत सस्पिशियस है। मर्डर की पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्यों उसे मार दिया गया? ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसके हाथों को पकड़ के उसे गोली किया और फिर वो गन उसके हाथ पे पकड़ा दिया। शायद वो उस वक्त अनकॉन्शियस थी या उसे कोई ड्रग दिया गया था, इसलिए वो रेजिस्ट नहीं कर पाई। उसके टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में सिर्फ अल्कोहल चेक किया गया था। किसी और ने उसे मारा, ये एक्सप्लेन करने में आसानी हो रही है, लेकिन उसकी मौत को सुसाइड प्रूफ करना डिफिकल्ट था। उसके मौत के पहले के टाइमलाइन को देख के कुछ क्लू मिल सकती है। रूम के की को कब कब स्वैप किया गया था वो रिकॉर्ड्स चेक किया गया। वेडनेसडे इवनिंग 10:45 उसने चेक इन किया था। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वो होटल में ही थी ऐसा लगा, लेकिन रूम सर्विस के लिए 2 मेड जब उसके रूम पे गई थी थर्सडे अराउंड 1 PM वो रूम खाली था। उसके बाद उसकी की स्वैप किया गया था नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे 8:50 AM। 20 आवर्स का गैप। कहाँ थी वो? क्या वो ओस्लो में किसी को जानती थी? किसी और के साथ थी वो? क्या वो सिर्फ पूरा दिन और पूरी रात इधर उधर घूम रही थी? क्यों आई थी वो ओस्लो? उसके पास गन क्यों था? क्या वो ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी या फिर कोई टॉप क्लास प्रोस्टिट्यूट थी या फिर किसी दूसरे कंट्री की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंट? प्लाजा होटल ओस्लो की टॉप लक्सरी होटल उस समय की। वहाँ पे 2 देश के बीच सीक्रेट पॉलिटिकल मीटिंग्स भी होती थी। नॉर्वे की एक सीक्रेट एजेंट के मुताबिक ये सुसाइड है ही नहीं, ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। उसे मार दिया गया था। गन की उस ग्रिप को देख के लगता है ये इम्पॉसिबल है खुद को शूट करने के लिए। गन से रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोफेशनल तरीके से हटाया गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत डीपली पुख्ता किया जाता है। एक प्रोफेशनल को ही पता है कितना डीप तक। उसके कपड़ों से सारे लेबल्स हटा दिए गए थे जो कि इंटेलिजेंस सर्विस के पार्ट होते हैं। सारे इंटेलिजेंस सर्विस ऐसा ही करते हैं ताकि पुलिस कोई जगह या कंट्री को ट्रैक ना कर पाए। लंबा टाइम वो होटल के बाहर थी, ये भी बहुत कॉमन है। रूम की डोर अंदर से लॉक्ड था। इंटेलिजेंस सर्विस की लोगों को बहुत अच्छे से ये सब डोर की लॉक को मैनिपुलेट करना आता है। ये एक प्रोफेशनल ऑपरेशन था। सारे एविडेंस हटा दिए गए। अगर वो कोई इंटेलिजेंस एजेंट थी और मारी गई तो वो लोग उसके फैमिली को अच्छे रकम पकड़ा दिए होंगे चुप रहने के लिए। गवर्नमेंट उस फैमिली का टेक केयर करेंगे। लेकिन ये आज भी एक मिस्ट्री है कि उसने कैसे होटल में चेक इन किया था विदाउट ID और उसके पास अपर बॉडी के लिए बहुत सारे कपड़े थे लेकिन वेस्ट के नीचे से एक भी नहीं। बहुत सारी चीज स्ट्रेंज है इस स्टोरी में।
आज वो सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जो 1995 में थी ही नहीं। उस लड़की का डीएनए नहीं रखा गया था क्योंकि 1995 में वो कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी। इस केस को सुसाइड मान के सारे एविडेंस भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। उसकी डीएनए सैंपल लेने के लिए उसके बॉडी को कब्रों से निकालनी होगी। 26 साल हो चुके थे लेकिन फिर भी होप था कि कुछ ट्रेसेस मिलेंगे जिससे उसकी पहचान किया जाए। जो चाहिए था वो मिली और फुल डीएनए प्रोफाइल बनाया गया। अगर ये पता चल जाए कि वो कौन थी तो हमें शायद ये भी क्लियर होगा कि उस होटल रूम में क्या हुआ था। रिजल्ट आ गया। वो लड़की यूरोपियन थी और होटल के एक फ्रंट डेस्क ऑपरेटर के अनुसार वो जर्मन में बात कर रही थी विद वेस्ट जर्मन एक्सेंट। शायद वो वेस्ट जर्मन की थी या फिर वहाँ कुछ समय के लिए रही थी। अनफॉर्चुनेटली डीएनए के थ्रू उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। उसके डीएनए प्रोफाइल किसके साथ मैच किया जाए, किसी ने उसकी मिसिंग कंप्लेन भी नहीं किया था। जब डीएनए से कोई सक्सेस नहीं मिली तब देखा गया क्या कोई और तरीके से उसकी आइडेंटिटी निकाली जा सकती है। होटल रजिस्ट्रेशन में उसने लिखा था कि वो 21 साल की है और ऑटोप्सी रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया 30 साल प्लस और माइनस 5 इयर्स। क्या उसकी एज थोड़ा प्रिसाइजली निकाली जा सकती है? एक स्वीडिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अनुसार और एक दूसरा तरीका है। कोल्ड वॉर के दौरान 1955 से 1963 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया था जिससे एटमॉस्फेयर की C14 लेवल इंक्रीज हो गया था। लोगों की दांतों के एनामेल भी एटमॉस्फेयर में मिले C14 के साथ इनकॉर्पोरेट किए थे। किसी की दांतों की C14 लेवल के साथ उस टाइम की एटमॉस्फेयर की C14 लेवल को कंपेयर किया जाए तो उसकी एज डिटरमाइन किया जा सकता है। रिजल्ट आया कि वो शायद 1971 बॉर्न थी। मरने के टाइम उसकी एज होगी 24 इयर्स। 1970 से 72 के बीच वो पैदा हुई थी। चाइल्डहुड या यंग एज में वो शायद जर्मनी में थी। फिर उसकी फोटो यूरोपियन न्यूज़पेपर में दिया गया। कोई तो उसे पहचानती होगी। बहुत सारे टिप्स और इन्फॉर्मेशन मिली लेकिन आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। इस लड़की की ग्रेव हेडस्टोन पे इसका नाम मिलना चाहिए। डेफिनेटली कोई ना कोई होगा जो ये जानते हैं कि वो लड़की कौन थी। बस यही होप है कि वो सामने आ जाए और इस मिस्ट्री को सॉल्व करे।